अभी हम लोग देखेंगे जो है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? कंसिस्ट है ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सीनियर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन वही है जिन्होंने कंपनी को बिल्टअप किया है, फिर जैसे रिलायंस फिर इंडस्ट्रीज को जिसने बिल्टअप किया है, अंबानी, वो उसका जो फैमिली है वो यहाँ पर बैठता है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट में, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन who has been this company, this enterprise. So Reliance means Jio. Actually, sorry, Reliance. I said Jio. It is. They can. Jio Digital है ना। फिर आते हैं हमारा इनके फंक्शंस। ये फंक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत पर पूछ लिए जाते हैं। ये सारे जो मैंने लिखे ना इसके बाद ये सब एक्चुअली फंक्शंस है। फंक्शंस भी पढ़ता रखना है आपको, बिकॉज फंक्शंस ही पूछते हैं कि केस स्टडी में दिया रहता है और फिर आपको उसको एलेबोरेट करके समझना पड़ता है कि कौन मैनेजमेंट है, कौन सा लेवल का मैनेजमेंट है, टॉप है कि मिडिल है कि लोअर है। ये सब चीज जानोगे कुछ समझ ही नहीं पाओगे कि स्टडीज पर, ठीक है। पहला सिंबल और रिसोर्सेज, यानी तीन लो तीन टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल्स हुआ, फंड रेज करना हुआ, ये सबको ये लोग अरेंज कर। दूसरा आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट फाइनलाइज करने का मतलब क्या है? जैसे कंपटीटर का प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, फिर प्राइस है, फिर हमारे कस्टमर्स का क्या डिमांड है, इस सबको एनालाइज करने वालों को बोलते हैं एनालाइजिंग। ये सबको बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। और बिजनेस एनवायरनमेंट अब चैप्टर भी पढ़ोगे, चैप्टर 3 में तो बहुत ज़्यादा और क्लियर हो जाए। लाइसेंसिंग इन आउटसाइड वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है कि रिलेशन बनाकर रखना आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, यानी गवर्नमेंट के साथ ये लोग बैठते हैं, डीलर्स के साथ बैठते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ बैठते हैं। प्लान्स एंड पॉलिसीज, इसका मतलब क्या है कि ये लोग है जो क्या करना है, वो अगर सेट करना है कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है, तो ये लोग ही वो काम करते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ना कि बोल्स 1,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करना है, तो ये लोग ही सेट करते हुए बोल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? ये इन दोनों के बीच में एक लिंक बैठाता है, यानी टॉप, यहाँ पर भी देख सकते हो टॉप और लोअर लेवल दूर दूर है, लेकिन मिडिल क्या करता है? उनको जोड़ के रखता है कि दोनों दूर ना हो। इंटरप्रेटेड पॉलिसीज ट्रेन्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज बनाता है, ये मिडिल लेवल का काम है उन पॉलिसीज को इन तक पहुँचाना, लोअर लेवल तक पहुँचाना, और अपने डिपार्टमेंट में भी बताना है। ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट एक्टिविटी, यानी इनके जो डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट है, फंटीज का डिपार्टमेंट है, जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज वे में रखना, उनकी काम को देखते रहना कि वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, और साथ ही साथ रिक्रूट और सिलेक्ट रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज, यानी अगर मान लो उनके डिपार्टमेंट में कहीं कम एम्प्लॉइज हैं तो वो लोग इसके लिए क्या करेंगे? नए एम्प्लॉइज को रिक्रूट या सिलेक्ट भी करेंगे, ये स्टार्ट, ठीक है। अब आते हैं लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वर्कर के साथ, यानी सुपरवाइजर्स, सुपरिंटेंडेंट्स, ये सब ना एक्चुअली वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जिससे मेनली जो फैक्ट्री पे काम कर रहे होते हैं, जो इनका प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, रोल प्ले करते हैं सुपरवाइजर्स। रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवेंसेस, यानी वर्कर का कोई भी प्रॉब्लम है अगर, तो ये सबसे पहले मिडिल लेवल तक बात करेंगे, मिडिल लेवल फिर टॉप लेवल तक पहुंच जाएगा। सुपरवाइजर बेचारे सीधा नहीं जा पाते, मिडिल के थ्रू इन तक बात पहुंचा देते हैं। वर्कर्स तो डायरेक्टली नहीं जा सकते ना, चेयरमैन और सीईओ से बात करेंगे, सुपरवाइजर को बोल देते हैं, सुपरवाइजर आगे पहुंचा देता है। मेंटेन गुड कंडीशन नहीं है बेटा, यहाँ पर वर्क की कंडीशन है, गुड वर्क की कंडीशन। तो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छा सिर्फ उनका जो है उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि नहीं काम करने का, उनके साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, ये सब भी इंश्योर करने का काम हमारे सुपरवाइजर का नहीं हो। इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कहीं कोई डैमेज ना हो गया वर्कर्स का, जैसे कोई चोट तो नहीं लग गई, उसका ट्रीटमेंट उस सब देख कर कि कहीं कोई मशीन से उनको अफेक्ट तो नहीं हो गया, ये सब देखने का काम सुपरवाइजर शायद उस वर्कर्स में रहा है। और साथ ही साथ वर्कर्स को इंस्पायर भी करते रहते हैं ताकि उनका जो एक दिन का गोल है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव जल्दी से जल्दी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो जाए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं बिना देर किए हुए। अच्छा लग रहा है सेशन आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 फंक्शन,
और मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आपको लर्न हो जाएगा, अब भी लर्न हो जाएगा। मेरे साथ बोलो। फर्स्ट है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और पांचवा है कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको मैंने नाम मतलब इजीली आपको याद रखने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर वाइज आप पढ़ोगे और अभी इसका नाम भूल जाओगे देन इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक और ह्यूमरस भी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने इसको एक मिनमोनिक्स में कन्वर्ट किया है। हैशटैग पॉज दिस। पॉज का मतलब समझो पॉज, रुको। सो पॉज समझ लो, डीसी आप कुछ भी समझ सकते हो अपने मतलब में। मैं बोलती सीडी का उल्टा डीसी है, बट आप कुछ भी सुन इजी अपने वे में जो समझना चाहते। तो हैशटैग पॉज डीसी, यानी पी से है प्लैनेट, पी को रिप्रेजेंट करता है प्लैनिंग, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग को रिप्रेजेंट करता है एस, डायरेक्टिंग को रिप्रेजेंट करता है डी और कंट्रोलिंग को रिप्रेजेंट करता है सी। कंट्रोलिंग को रिप्रेजेंट करता है सी। अब हम इसके एक एक करके मीनिंग जानेंगे। तो मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिखना पड़ सकता है। प्लानिंग वो है, मान लीजिए आप आज बैठे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आपका कुछ एम है कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस लाएंगे या फिर 90% प्लस लाएंगे, इस सब्जेक्ट में 100 स्कोर करेंगे, इस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो क्या आपने, ये आपका एम है, तो इसके लिए पढ़ने का कुछ अब तरीका बनाया होगा, कुछ स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया बना लिया होगा, कुछ माइंड में सोच के रखा हो, तो प्लान बना लिया। सो मैं आप बता रही हूँ, अभी ईजी हो जाएगा ये एग्जाम्पल से प्लानिंग का मतलब समझना। कि प्लानिंग, आप आज जहाँ खड़े हो, व्हेनेवर यू आर प्रेजेंट टुडे, ये और फ्यूचर में एक लिंक बैठा देता है। तो प्लानिंग bridges gap between where we are present today and where we want to go। मैंने ये सब नोट्स में डेफिनेशन के साथ दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम बेटा, टेंशन नहीं लेने का। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग नाम से ही समझो, सब कुछ को इकट्ठा करके रखता है, सारे एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करता है, सारे डिपार्टमेंट्स पे एक साथ रखने का काम ऑर्गेनाइजिंग का है। स्टाफिंग मतलब स्टाफ मतलब सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन सब आता है, जितना स्टाफ रिलेटेड है वो इसमें पढ़ लोगे आप। डायरेक्टिंग का मतलब है लीडरशिप, लीड करना, किसी को लीड करना, लीडर की तरह रोल निभाना। तो इसमें बहुत सारे कुछ हैं, ठीक है, मोटिवेट करना हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी दिखाना हो सकता है, कम्युनिकेट करना, ये सब इसमें आप बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपनी बातों को एम्प्लॉयज़ तक अच्छे से बोलोगे नहीं तो वो लोग समझेंगे कैसे। कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल मतलब कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है कि इतना देखो, प्लान क्या करता है कि कुछ टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है, जो अभी तक रिजल्ट आया है, मान लो 100 टारगेट था, रिजल्ट आपका कुछ भी 90 आया है, तो उसके बीच में डिफरेंस दिखता है। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड गोल है, उसके बीच का डेविएशन देखने का काम, तो उसको कंपेयर करने का काम कंट्रोलिंग निभाता है। ये हम लोग खैर एक चैप्टर वाइज बहुत कुछ है इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन की तरफ चलते हैं, बिना देर किए स्टूडेंट। आज टॉपिक बचा है वो है कोऑर्डिनेशन, और ये खत्म हो गया आज। देखिए कोऑर्डिनेशन में क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक साथ करना, मतलब एक साथ सबको ना करना, एक साथ करके रहना, मतलब यूनिटी। कोऑर्डिनेशन का मतलब है यूनाइट करना, इंग्लिश में इसका अलग मतलब हो सकता है यूनाइट। अब इसके 3 पढ़ने हैं, एक एसेंस, एनसीईआरटी से दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस। एसेंस बोल रहा है कि ये टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी जितने भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के, मैंने जो भी पता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कॉस्ट, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन को करने के लिए हमारे सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन लगता है। कोऑर्डिनेशन एक में भी नहीं रहेगा तो एफिशिएंसी नहीं आएगी, काम अच्छे से नहीं होगा, लड़ाई झगड़े में कोई थोड़ी ना काम सफिशिएंट होता है। रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, वैसे ही टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इस तीनों में इसमें रहेगा। हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, मेल जोल की ज़रूरत होती है। कोई एक दूसरे से अपन झगड़ा करता है तो काम बात नहीं सुनता है, तो फिर ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट आएगा
और अगर पाएंगे उसे ज़्यादा देर तक चला तो फिर और एंटरप्राइज को बंद भी करना पड़ सकता है। और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसलिए है कि मान लो कोऑर्डिनेशन को कोई नेग्लेक्ट करता है तो वो नेग्लेक्ट करने से कंफ्लिक्ट हो गई, कैओस हो गई, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकता है, प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, लॉसेस एंटर शुरू हो जाएंगे। तो क्या बैड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट ही देगा कोऑर्डिनेशन कोई अगर नहीं फॉलो करता है तो। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अगर इंडिविजुअल एक काम कर रहा है, एक इंसान काम कर रहा है, आप सिर्फ घर में बैठ के काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको कोऑर्डिनेशन की क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर ये 2 जन मिलकर पढ़ रहे, 2 दोस्त मिलकर पढ़ रहे तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, मेजोन की ज़रूरत है। वैसे ही सारे जब एम्प्लॉइज में काम करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, तो वहाँ पर जो है अपने प्रकाश को एक बनाना ज़रूरत होता है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स का मतलब हर एक डिपार्टमेंट का जो एफर्ट है, जैसे सेल्स का हो गया, मान लीजिए सेल्स का हो गया, प्लस परचेज का जो हो गया, प्लस हमारा जो HR का जो हो गया, मार्केटिंग का जो हो गया, इन सबको जोड़ करके कंपनी का जो गोल होता है वो फुलफिल होता है। कंपनी गोल फुलफिल, इन सबको जोड़ने की बात तो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स कोऑर्डिनेशन से आती है। ये सब तो काम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं ना, लेकिन गोल अचीव एक ही होना चाहिए। इसके अगर कोऑर्डिनेशन बेस्ड और नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे को बताएंगे नहीं क्या चल रहा है, तो फिर कभी भी गोल नहीं अचीव हो गया है। कॉन्टिन्यूअस फ्रेंडशिप प्रोसेस यानी हर समय चलता रहता है, एक बार तेरा से मैनेजमेंट हर एक समय चलता रहता है, वैसे ही ये कभी खत्म बंद नहीं हो सकता। एक बार बंद होगा कंफ्लिक्ट शुरू तो इनएफिशिएंसी आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। परफेक्ट कंसेप्ट मतलब यूनिवर्स, और यूनिवर्स में इसको फॉलो किया जाता है, चाहे कहीं भी हो। ये कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये सबसे ज़्यादा मैनेजर्स की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि उनके डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। डेलिबरेट फंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स के एफर्ट है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन सब काम करने में लगा दे मन, वो देखना बहुत ज़रूरी है। वो कोऑर्डिनेशन की थ्रू ही किया जा सकता है, और इसको मैनेजर प्लान करते हैं कि कोऑर्डिनेशन एकदम इफेक्टिवली हो, तभी कोई रेजिस्टेंस का है। इम्पोर्टेंस देखो क्या है, ग्रोथ इनसाइट्स। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है ना, तो ज़्यादा लोग आएंगे तो उसमें कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। वहाँ पर कंफ्लिक्ट का चांस होता है। 4 लोग हैं तो आराम से हो जाता है कोऑर्डिनेशन, उतना भी झगड़ा नहीं होगा। बट वही समझो 100 लोग आ गए तब तो फिर कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जहाँ पर जैसे सेल्स, परचेज, HR, मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि सबके अलग अलग काम है, सब काम को इंटरलिंक करना, तभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, तभी तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। इंटरलिंक करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। स्पेशलाइजेशन यानी जहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट क्या है ना, एक्चुअली वो बात भी सुनना चाहते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा तभी तो वो एक दूसरे की बात सुनेंगे, दोनों सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। और जहाँ एक साथ मिलकर काम कर